आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी और ज़र्रार खोड़ो। कॉरपोरेट फार्मिंग और जो नई नहरों की तामीर है उसके बारे में अहले पंजाब बिलखुसूस वहाँ का किसान इस वक्त क्या सोच रहा है, आज उसकी पल्स लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में अब जो खिचड़ी पक रही है उसमें नए एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, बिलखुसूस ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या पंजा छक्का चल रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अचानक आप में से बहुत सौ के इल्म में होगा, आज थोड़ी देर पहले ख़बर आई, उसका तज़किरा ज़रूरी है। हमारे दोस्त और मुशफ़िक़ ताज हैदर, जो कि कम से कम मैं माहिर रियाज़ी के तौर पे जानता हूँ, पॉलिसी प्लानर के तौर पे जानता हूँ, ड्रामा राइटर और एक्टर और सियासतदान, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर, इस हैसियत में मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मारूफ माहिर तालीम है प्रोफेसर कर्रार हुसैन, उनके साहबजादे ताज हैदर साहब 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के, भुट्टो साहब के ज़माने से पीपल्स पार्टी के साथ उनकी रफ़ाकत थी। धीमे लहजे में, मुदल्लिल अंदाज़ में बात करते थे। वैसे तो सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और सिंध के वज़ीर आला ने और गवर्नर ने ताज़ियत का इजहार किया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताज हैदर की शख्सियत को मुख्तसर अल्फाज में कुछ इस तरह समोया है कि वो उन मादूदे चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने जमहूरियत और आवाम के समाजी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती हुकूक़ की जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार दी थी। बेशक ताज साहब, एक तो ज़ाहिर है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी के ओल्ड गार्ड के में जो आखिरी जो कुछ रहनुमा थे उनमें इनका शुमार था। और इनकी ख़ासियत ये थी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप इनसे सख्त से सख्त सवाल भी पूछें, आपको मुस्कुरा के जवाब देंगे। मैंने तो कभी गुस्से में नहीं देखा। और ना सिर्फ कोई तल्ख कलामी नहीं होगी, कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, चाहे आप उनके साथ भी बदतमीज़ी करें, हाँ। आपको जवाब में कभी बदतमीज़ी नहीं वो करेंगे। और फिर आपका जवाब वो ऐसे अंदाज में और इतने डेटा और इतनी नॉलेज के साथ देंगे कि आपके जहन में जो भी इसका काउंटर क्वेश्चन हो ना, आप फिर खामोश हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल का खिताब दिया जाता है। आई थिंक ताज साहब के लिए ये बिल्कुल 100% इन पे फिट होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उनकी शख्सियत को देख के नहीं लगता था कि ये कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में की प्लानिंग में शामिल रहे हैं जी। मसलन कहा जाता है कि सैंडिक की जो प्लानिंग है या डैम्स के बारे में, बेसिकली तो मैथमेटिशियन थे, वो पढ़ाते भी थे, उसमें पॉलिसी प्लानिंग में उनका, जब भी पीपल्स पार्टी पावर में आती थी, उनका एक अमल दखल होता था। और इसके अलावा ये है कि वो उनको मैंने आज तक किसी गैर पीपल्स पार्टी का कोई भी आदमी है उनके बारे में कम से कम कोई नहीं कभी बुरा ख्याल या बुरी बात नहीं सुनी। तो हमारी सियासत में ऐसे लोग कम हैं और पीपल्स पार्टी में पहले ऐसे लोग ज़्यादा होते थे, वो सारा कम होते जा रहे हैं। एक हमने देखा है कि पूरी तब्दीली है, इसमें एक नए टाइप के लोग सामने आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ओल्ड गार्ड, और जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त ये सियासत से कुछ किनारा कश हो गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहीं। पीटीवी पर ड्रामे, एक्टिंग, हमें याद है ड्रामों में ताज साहब को हमने पहले तब देखा, फिर पता चला कि दरअसल वो असल में क्या चीज़ हैं। आगे जाके वो पॉलिटिक्स के ज़रिए एज अ कारकुन वो कंट्रीब्यूट करते रहे पीपल्स पार्टी के अंदर। अब उनकी बातें सुनी जाएं ना सुनी जाएं वो अलग बात है, लेकिन जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। उनकी अपनी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं थी और पीपल्स पार्टी में ज़्यादा ऐसे लोग टेक्नोक्रेट्स की जगह है जो अच्छे मशवरे दें, पढ़े लिखे हों, सही बात कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो हल्के की सियासत जानते हों या उनके पीछे एक जमे गफ़ीर हो, लेकिन वो एक मौसर आवाज़ होते हैं। तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। मॉरल सिंबल होता है ना इस तरह का आदमी। तो खुदा उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे। आते हैं हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मौज़ूआत थे आज।
शुरू करते हैं हमारे यहाँ जो इस वक्त सिंध में कैनाल्स का मसला चल रहा है। उसमें हम जानते हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि हम ख़िलाफ़ हैं इसके। 25 मार्च को आपको याद है मुख्तलिफ़ शहरों में पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए, लेकिन यहाँ के जो सियासी समाजी हलके हैं उनको एतबार नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी की पोजीशन पे। और हमने देखा कि मुसलसल जहाँ पीपल्स पार्टी के MNA MPs जा रहे हैं उनसे अगर एक सवाल लाजमी तौर पर हो रहा है तो वो ये कि अगर आप कैनाल्स के मुखालिफ हैं तो इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। नेशनल असम्बली से ख़बरें आईं कि पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर हिमायत नहीं मिली MQM से, दीगर जमातों से, और पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को तना पाया वहाँ पे। लेकिन यहाँ सिंध के अंदर हम देख रहे हैं कि वकला हों, स्कूल के बच्चे हों, अपने अपने अंदाज से वो सिंधु दरिया की अज़मत और उसके जिससे वो जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं उसके साथ वो अपनी एक्टिविटीज़ उनकी जारी हैं। और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो क्रिटिसिज्म है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे जो भी पार्टीज हैं, आप शायद कह रहे थे कि शादियों में भी गाने गाए जा रहे हैं अब, मतलब बहुत कुछ सीन हो रहा है। आप अगर टिकटॉक वगैरह उठा के देख लें ना तो नज़में लिखी जा रही हैं। एक मैं खबर पढ़ रहा था कि एक, अब ये पता नहीं, एक खातून ने कहा कि जी वो निकाह तब तक नहीं होगा जब तक ये कैनाल्स पे जो है पाबंदी का कोई वादा नहीं करेगा। अच्छा बहाना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिससे सिर्फ मुझे ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्योंकि पंजाब में या वफाक में बहुत सारे कह रहे हैं लोग कि जी के नहरों पर सियासत हो रही है। और अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट देखें तो पीपल्स पार्टी को भी मजबूरन ये पोजीशन लेनी पड़ी कई महीनों की अपोजिशन के बाद। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे यहाँ सिंध में हम समझते हैं कि जी 16 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, वही नुमाइंदगी करती है, वोट उसको मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़ाहिर बहुत सारी पार्टियाँ हैं वो जीतती नहीं हैं, अलग बात है। लेकिन जैसे GDA एक है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, PTI सिंध जो है वो मैदान में है, JUIF के खालिद महमूद सुमरो साहब हैं, अयाज लतीफ़ पली जो हैं, दूसरे हमारे नेशनलिस्ट हैं, जमात इस्लामी है, वो सब जो है कैनाल्स के मसले पे पीपल्स पार्टी को अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप बताएं। वकला हैं, उनका अभी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, उन्होंने और भी इशूज़ पे बात की, लेकिन वहाँ पे भी कैनाल नामंजूर के नारे लगे। तो ये एक पूरा सेंटिमेंट है जो बन रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट जी, सिंध हाई कोर्ट ने कल एक स्टे ऑर्डर दिया है कैनाल सी कंस्ट्रक्शन पे, और बेसिकली पिटिशन ये थी कि इरसा यानी कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने एक सर्टिफिकेट दिया था पानी की अवेलेबिलिटी पे, और उस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया गया है कि ये जो पानी की अवेलेबिलिटी दिखाई है असल में ये है नहीं। जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, या जब हम कहते हैं ना फील लाइक टेम्परेचर, ऑन द ग्राउंड जो है वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, ये आप कैसी स्कीमें निकाल रहे हो। सर्टिफिकेट में कहा गया है कि 4.5 लाख एकड़ क्यूबिक एकड़ पानी वो मैसर है दरियाए सतलुज के सुलेमान की हेडवर्क से, लिहाजा हुकूमत पंजाब नहर बना सकती है। अच्छा, इन्होंने एतराज़ वकीलों ने एक इम्पॉर्टेंट ये उठाया कि ये जो है इनकी कानूनी हैसियत क्या है इरसा के मौजूदा फ़ैसलों की और इनके मंसूबों की, इसलिए कि कई साल से जो इरसा की बॉडी है उसमें सिंध से कोई मेंबर नहीं है। और ये एक बहुत जायज़ तो उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है फ़िलहाल 18 अप्रैल तक, और फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किए हैं सिंध हाई कोर्ट ने कि आप आएँ और जवाब दें। तो घूम फिर के मैं अभी गवर्नमेंट के जो लोग हैं नून लीग के, उनके भी बयान देख रहा था। उन्होंने कहा जी हम अफ़ाम व तफ़हीम से लेकर चलेंगे, कंसेंसस होगा, ये होगा, लेकिन वो जो एक फोरम है मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI, उसका इजलास नहीं बुलाएंगे। तो कुछ कहीं पे कोई गड़बड़ है। हम अपने प्रोग्राम में सिंध का मौक़िफ़ बारहा पेश करते रहे हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध के CM, वो भी प्रोग्राम में आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब से वॉइस शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हैं फ़ारूक तारिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के, और एक मौसर आवाज़ रहे हैं किसानों के हवाले से। फ़ारूक साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे थे कि सिंध का तो जो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो हम बयान कर चुके हैं। पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा SIFC फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, चोलिस्तान को आबाद करने की बात, लेकिन सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात? इस इशू पर पंजाब में हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़्यादा हमायत नहीं मिल रही।
ये माजी के कालाबाग डैम की तरह का वक्त नहीं है जब पंजाब में कालाबाग डैम के खिलाफ बात करने वालों को गद्दार कहा जाता था, जिनमें हम भी शामिल थे और हमने लाहौर में मुजाहरे किए थे। अब मैंने जिस जगह भी बात की है, मैं पिछले 1 साल से इस इशू पर, नहरों के इशू पर, कारपोरेट फार्मिंग पर खुलकर बात कर रहा हूं कि कारपोरेट फार्मिंग ज़राअत की तरक्की का जरिया नहीं है। कारपोरेट फार्मिंग सिर्फ लूट मार का नाम है और इसके लिए ये जो 6 कनाल को बनाने का मंसूबा है, ये किसानों के लिए नहीं है, ये आम पाकिस्तान के जो किसान है उनके लिए नहीं है, ये कारपोरेट सेक्टर के लिए कोशिश की जा रही है कि एक कनाल बनाया जाए। तो मुझे हर जगह साथियों ने, एक्टिविस्ट ने, जो किसानों के रहनुमा उन्होंने वेलकम किया है, उसको खुशामदीद कहा है। किसी जगह हमें आज तक मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। और अभी हम 13 अप्रैल को, ये जो नेक्स्ट संडे है, पाकिस्तान भर में, खास तौर पे पंजाब के 30 शहरों में हम मुजाहरे कर रहे हैं 3 इश्यूज के ऊपर। एक तो गंदम का कम से कम रेट है, दूसरा बड़ा इशू कारपेट फार्मिंग है, और तीसरा बड़ा इशू 6 कनाल नहरों की खुदाई के खिलाफ हम पंजाब में मुजाहरे कर रहे हैं। और हम ये बिल्कुल बात वाजे करना चाहते हैं कि पंजाब के किसानों को इस ग्रीन इनिशिएटिव का कोई फायदा नहीं हुआ, ना होगा। जिस तरह माजी में सब्ज इनकलाब के नाम पर पंजाब की जमीनों को खराब किया गया और ट्रैक्टर और खादों के जरिए जमीन तबाह की गई, अब वही ये तरीकाकार बड़ी मशीनरी के जरिए, कारपेट फार्मिंग के जरिए ये जमीनें अलाट करके और ये पानी को जो डाइवर्ट करके सिर्फ बड़े फार्मों को देने के साथ ये पंजाब की ज़राअत को खराब करेंगे। पंजाब के अवाम इनके साथ नहीं है इस वक्त। फारूक साहब, हमने अभी बहुत ही एक अजीब सा ट्रेंड हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में कि जो भी बंदा तनकीद करता है उस पर एंटी स्टेट का लेबल लग जाता है, और अगर जो लोग इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं उनको कहा जाता है ये एंटी डेवलपमेंट हैं, ये नहीं चाहते कि तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, फूड सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से तो आप जो स्टांस कह रहे हैं वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। थोड़ा सा ये बताएंगे कि चोलिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं प्रिज्यूम ये कर रहा हूँ कि जहाँ पर सहरा आबाद होगा, पानी आएगा, सरसब्ज होगी ज़मीनें, तो वहाँ के किसान तो इसके हक में होंगे। वहाँ के किसान कैसे हक में हो सकते हैं, क्योंकि ये एक रेगिस्तान को आबाद करने का प्लान कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है, इंडिया नहीं ये कर सका। ये किस तरह कर सकते हैं? ये जो नहरों को खोदने का प्लान कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुकामी जो हमारे किसान एक्टिविस्ट हैं वो खिलाफ हैं। हमारे पास अभी चिश्तियाँ से एक साथी आए थे, उसने बताया कि अभी हमें पानी कम मिल रहा है, 15 दिनों के बाद हमारी बारी आती है, और अगर ये नहर बन गई और ये नहर जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं तो हमें तो 1 माह बाद भी पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि किसानों को ये बात बिल्कुल वाजे है कि जमीनें 1000 एकड़ अलाट की जा रही हैं। 27,000 एकड़ पंजाब के पब्लिक सेक्टर के फार्मों की जमीन ये लीज आउट कर चुके हैं, और जिनको लीज किया वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आगे ठेके पे दे रहे हैं, ठेकेदार वो जमीन का कब्जा लेने आ रहे हैं। अब मुजाहरे 100 साल से बैठे उस जमीन को आबाद किए हुए थे, उन्होंने रजिस्ट किया है और इनको नहीं दाखिल होने दिया। हमने इससे पहले ओकाड़ा की एक तहरीक चलाई थी, वो आज तक कामयाब है। हमने वहां भी मुजाहरों का स्टेटस चेंज करने के खिलाफ जो गुफ्तगू की थी, मुशर्रफ ने उनको लस्सी बनाने की कोशिश की थी, वो स्टेटस चेंज नहीं होने दिया। पंजाब के अंदर मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद है जो पब्लिक सेक्टर में काम करती है, ये उनकी जमीनों को भी दे रहे हैं। और चुलिस्तान के अंदर तो बिल्कुल वाजे है कि ये किसी सूरत ये मुकामी आबादी की हमायत नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो जमीन अलाट की गई है ये कारपोरेट सेक्टर को और उससे वाबस्ता अफराद को अलाट की गई है। 1000 एकड़ ये दे रहे हैं एक आदमी को, तो वो किस तरह बात करेगा? जमीन आबाद करनी है तो आप मुजारों को दें, बेजमीन किसानों को दें। मतलब आप कह रहे हैं कि आम किसान जो है वहाँ का, वो छोटा किसान उसको इससे फ़ायदा नहीं होगा, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, कॉर्पोरेटाइजेशन है ये फार्म सेक्टर की। एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पानी की तकसीम की, ज़राअत की। हमारे साथ फ़ारूक तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, आपकी बात सुन के थोड़ी सी मुझे ये हैरानी भी हुई, क्योंकि हम पब्लिक डोमेन में इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को
सिंप्लीफाई होते हुए देखते हैं कि बस वो उस पर सूबे आपस में लगे हुए हैं, वफाक वर्सेस सिंध लगा हुआ है। लेकिन आपने बड़ा ये अच्छा पॉइंट दिया कि ये एक तबकाती लड़ाई भी है। अगर सिंध का किसान और पंजाब का जो छोटा किसान है वो दोनों जगह वो पिसरा होता है। तो अगर चोलिस्तान के हारियों में किसानों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर, तो हमें ये सॉलिडारिटी नज़र क्यों नहीं आई सिंध के किसान के साथ कि जी के ये जो स्कीम है ये मिसकंसीव्ड है, आपके भी नुकसान में है, हमारे भी नुकसान में। देखिए, अभी 13 अप्रैल को आपको नजर आएगी बड़े पैमाने पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान, जब 6 कनाल के खिलाफ पंजाब का किसान भी आवाज उठा रहा होगा। और जो पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी है, ये 30 किसान तंजीमों का एक फेडरेशन है, जिसमें सिंध की तंजीमें भी शामिल हैं, पंजाब की भी शामिल हैं, केपी की, बलूचिस्तान की तंजीमें शामिल हैं। अभी हम पिछले माह भिटशा में एक बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस, हारी कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। वहां भी पंजाब के हर इलाके से किसान रहनुमा पहुंचे हुए थे, चोलिस्तान से, वहां से भी हमारे किसान रहनुमा जो है वो भिटशा गए थे इजहारे यकजहती करने। एक और बात जो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह करूं कि पंजाब के बाएं बाजू की तमाम तंजीमें इस वक्त 6 कनाल की मुखालफत कर रही हैं। हकूक़ खल्क पार्टी ने इसका इनिशिएटिव लिया था, अब तमाम लेफ्ट की पार्टियां इसके खिलाफ हैं। और 17 अप्रैल को जो किसानों को आलमी दिन है, दीपालपुर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और उसमें पंजाब की तमाम तंजीमों के अलावा जो सिंध में हारी तहरीक है और अवामी तहरीक के जो प्रेसिडेंट है वो भी तशरीफ ला रहे हैं, उनकी क़यादत भी आ रही है। हमने सिंध की क़यादत को भी पंजाब में आने की दावत दी है कि वो भी यहाँ पे आके बात करें। और पंजाब के किसान को ये वाज़ेह है कि ये बड़े किसानों के लिए एक नए जगीदा तबका को ये पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये नहरें उनके लिए हैं। लेकिन अगर तो कॉर्पोरेट सेक्टर ना होता और वैसे नहरें बना रहे होते तो फिर तो शायद लोग कहते शायद हमें कुछ मिलेगा। कालाबाग डैम के वक्त भी इन्होंने ये खुशफहमी फैलाई थी, कालाबाग डैम बन गया तो पंजाब के किसानों को फायदा होगा। हमने उस वक्त भी कहा था, और मैंने टोबा टेक सिंह के किसान कॉन्फ्रेंस में 2005 में, जिसमें रसूल बख्श प्लीजो साहब भी थे, मिराज मोहम्मद खान साहब भी थे, और तुफैल अब्बास साहब भी थे, तमाम बाएं बाजू के रहनुमा आबद हसन मिंटो साहब भी थे। हमने वहां भी कालाबाग डैम की मुखालफत में लोगों से हाथ खड़े कराए थे कि हम कालाबाग डैम को नहीं मानते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पंजाब के लोगों को। और हमें खुशी ये है कि सिंध के अंदर पंजाब के खिलाफ नफरत कम है, केनाज के खिलाफ नफरत ज्यादा है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, वहां पे ये नहीं कहा जा रहा है ये पंजाब खा रहा है, वहां कहा रहा है ये 6 कनाल जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बन रही है। तो ये जो एक थोड़ी यकजहती पैदा हुई है, और पंजाब की किसान तंजीमें सिंध की किसान तंजीमों के साथ मिलकर एक यकजहती के साथ इसकी अपोजिशन जो है इस वक्त कर रही है। अच्छा फारूक साहब, अब कनाल के इशू से कतई नज़र अगर हम बात करें कॉर्पोरेट फार्मिंग में, तो बताते खुद तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि अगेन अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ये एक हकीकत है। हमारी जो औसतन पैदावार है वो तसल्ली बख्श नहीं है, मिसाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम देख सकते हैं कि अगर आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे सर के ऊपर है। तो एक तरीका इसका, हमने अगेन आपका भी इसमें बहुत तजर्बा है, इंटरनेशनली हमने देखा है कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं उनमें फिर जो बाकायदा जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिर मुमकिन हो जाती है। और जाहिर है कि ये इसकी एक बिजनेस एंगल है, बहुत बड़ी बिजनेस एंगल है, ये एक्सपोर्ट के लिए भी होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होता है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के अलावा हम इस मसले को कैसे फिर हल कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जगीरदार तबका है, फ्यूडलिज्म मौजूद है, फ्यूडल रवायात मौजूद हैं। जब तक जगीरदार तबका खत्म नहीं होगा, ये तो नया जगीरदार तबका पैदा कर रहे हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। ज़राअत की तरक्की छोटे किसान की फलाह में शामिल है। आप देहातों की हालत देखिए, इंतहाई बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, किसी किस्म की सोशल मुराद और किसी किस्म की समाजी खिदमात देहातों में मौजूद नहीं होती। देहातों को लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी मशीनों के जरिए और बड़े फार्मों के जरिए ज़राअत की तरक्की का जो मंसूबा है, ये चरबा है उस
उस सब्ज इनकलाब का जो मैकनामारा ने 60s में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था, उस वक्त भी ये कहा गया था ये ज्यादा ज़राअत की पैदावार होगी, गुर्बत खत्म होगी। आप भी यही कह रहे हैं, ज्यादा ज़राअत की पैदावार होगी, गुर्बत खत्म होगी। उस वक्त भी जमीनें तबाह हुई, लोग बेदखल हुए, शहरों की तरफ आबादी गई। और आज भी ये बड़ी मशीनें लाकर जो काम करना चाहते हैं वो किसी सूरत पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पानी बहुत कम है, दूसरा ये है कि इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये किसी किस्म की जदीदियत को मुतारफ करा सकें। ये सिर्फ ज़मीनें अलाट कराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप 12-12 एकड़ किसानों में तकसीम करें। मसलन पंजाब के अंदर इस वक्त कोई 5 लाख से ज़्यादा मुजारिन है, आप ज़मीनें उसको दें, उनके नाम करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको काश्त करेंगे। जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते और ज़राई इस्लाहात पर अमल नहीं करते, और ज़राई इस्लाहात छोटे जिम्मेदारों, छोटे किसानों और देहात में काम करने वाले जो जितने भी हुनरमंद हैं उनके हक में नहीं होगी। हम यूएन ड्राफ्ट के हक में हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने पेजेंट चार्टर 2018 में अप्रूव किया है, जिसमें फूड सॉवरेनिटी की बात की गई है, जिसमें लैंड राइट्स की बात की गई है, जिसमें जगीरदारियत के खात्मे की बात की गई है। उसको ही अगर आप देख लें यूनाइटेड नेशन के पेजेंट चार्टर को, तो उसके जरिए तरक्की हो सकती है। ये तरक्की चाहते हैं चंद लोगों की, ये तरक्की चाहते हैं कतर के और दुबई के उन चंद अरब खानदानों की जो यहाँ आकर बड़ी जमीनों पे कुछ काश्त करने की कोशिश करें, या पाकिस्तान के अंदर जगीरदार तबके की। ये पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत तबकाती तफरीक है। ये सिर्फ एक इनको धोखा दिया गया था, आप कारपेट फार्मिंग शुरू करें, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डॉलर ही डॉलर होंगे। कोई एक इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आया जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। हम कहते हैं कारपोरेट फार्मिंग खत्म करें, ज़राई इस्लाहात को अन इस्लामिक डिक्लेयर ना करें, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रेट पिटीशन पड़ी हुई है उसकी समाअत करें, और जो पाकिस्तान में ज़राई इस्लाहात को गैर इस्लामी करार दिया है उसको खत्म करें, और एक नए तरीके से जदीदियत से, जिसमें कुदरती पायदार निज़ाम काश्तकारी, जिसमें खाद का इस्तेमाल ना हो, जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, उसके जरिए तरक्की हो। जी शुक्रिया, आपका नुक्ता नज़र आ गया। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन आपने बहुत मौसर तरीके से जो बाएं बाजू का जो एक व्यू है इस पूरे मामले पे वो आपने शेयर किया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, ये क्या हो रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू एक इश्तिहारी मुजरिम हैं, एक वॉर क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट्स भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद या शायद इसी वजह के लिए उनको वाइट हाउस पर बड़ा ही जोशो खरोश से इस्तकबाल हुआ। वहाँ पर जाहिर है कि ट्रंप ने उनसे मिले, ये उनकी दूसरा दौरा है अमेरिका का, और फिर अंदर जाते हुए इस साल और फिर अंदर जाते हुए ट्रंप ने उनकी कुर्सी भी आगे दुरुस्त की जब वो बैठने लगे थे। ये आप देख सकते हैं, ये भी दूसरी बार हुआ है, पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। अच्छा, यहाँ आने से पहले, अमेरिका आने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू के जो खसूसी त्यारा है विंग ऑफ ज़ायोन, वो कई यूरोपीय ममालिक से परवाज़ के ऊपर से परवाज़ करते हुए पहुंचे, और असूलन कानून के मुताबिक उनको वहाँ पर रोक कर त्यारा उतार देना चाहिए था, इनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, या नेतन्याहू इन दिस केस। तो वहां पर जब मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, तो अपेरेंटली कई चीज़ों पे बात हुई। जाहिर है कि एक तो कि ट्रंप ने कहा कि जी हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि तमाम इजरायली कैदियों को रिहा किया जाए, और फिर कहा कि जो मेरी जो विजन है गज़ा के बारे में उस पर भी अमल दरामद होनी चाहिए, वहाँ से लोगों को हटा देना चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक में भेज देना चाहिए, और इस खूबसूरत रियल इस्टेट को फिर हम डेवलप करेंगे। तुर्की पर भी बात हुई नेतन्याहू के मुताबिक, शाम पर भी बात हुई, इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ लगता है कि नेतन्याहू के मिजाज के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये देख रहे हैं इनकी शक्ल, जब ट्रंप ने एकदम ऐलान किया कि हफ्ते के रोज़ अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट आमने सामने नो थर्ड पार्टी मुज़ाकरात होंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू का आपको पता है कि बचपन की ख्वाहिश है
कि ईरान को किसी तरह से तबाह किया जाए, बिल्कुल जिस तरह लिबिया को तबाह किया गया था, जिस तरह इराक को तबाह किया गया था और जिस तरह कई और ममालिक भी तबाह हुए हैं। इसके साथ साथ वसत और शाहजेब एक ओपिनियन कॉलम छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में आज ईरान के वजीर खारजा के, और वो पढ़ने वाला है और उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने तो कभी आपके साथ दुश्मनी नहीं की, अमेरिका को कह रहे हैं, और हम तो तिजारत के लिए वी आर अवेलेबल, हमारी $1 ट्रिलियन यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इसके रिटर्न ही मिलेंगे। मसला सारा आपके एटीट्यूड, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी इस्टेब्लिशमेंट का है। और ट्रंप का जब उसमें जिक्र किया है तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ जिक्र किया है। अब इसके साथ साथ हमें पता है कि अमेरिका का मिलिट्री प्रेशर भी ईरान पर बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि या तो डील करो या तो हम बमबारी करेंगे, और डिएगो गार्सिया के बेस में इस वक्त B-52 और B-1 बॉम्बर जो है वो खड़े हुए हैं, और जो साउथ कोरिया में यूएस बेस है वहाँ से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिछले 2 महीने में 120 जो अमेरिकी एयरफोर्स के मालबरदार तैयारे 120 परवाज़ें हुई हैं जर्मनी में यूएस बेस की तरफ और मिडल ईस्ट में कहीं। हाँ, तो ये तो है स्टिक। हाँ। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर गाजर और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो ऑलरेडी हुसियों के खिलाफ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्विकली हमें ये रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि पिछली बार जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन करने की कोशिश हुई थी तो वो ओबामा का दौर था, और उस वक्त ये था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसे JCPOA कहते हैं, और उस पर अमल हुआ। उसमें यह था कि जी 10-15 साल के अंदर ईरान ऐसी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा कि वो बम ना बना सके, और जवाब में अमेरिका अपनी सैंक्शंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नरम करेगा। अच्छा, इस जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, नेतन्याहू इसके सख्त मुखालिफ थे, और ट्रंप भी इसके सख्त मुखालिफ थे। और जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने विड्रॉ किया था इस डील से। उन्होंने कहा था कि मैं ये बहुत ही फजूल डील है, इस तरह तो ये नहीं होगा, इस तरह तो आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता छप्पर में वो बनाएंगे, मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने विड्रॉ किया। अब जब ये वापस जा रहे हैं ईरान तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि वो धमकी के साथ जा रहे हैं, धमकी के साथ। उन्होंने अभी आते ही प्रेसिडेंट संभालने के बात करेंगे, हाँ, कि जी या तैयार हो जाओ बॉम्बिंग के लिए या आके बात करो। तो इरानियंस के वैसे पूरा दहाइयों से है मर्ग बर अमरीका, they are also pragmatic. They also understand कि अगर एक टाइम एंगेजमेंट का आ रहा है, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से जो मुल्क पूरा वो हुआ है वो आप हमारी कुछ तेज़ी से हमें रास्ता दें, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी मैं ट्रंप नेतन्याहू की जानिब से जो इसका जो रीड आउट, जो ऑफिशियल रीड आउट है वो मैं पढ़ा था, और वो कह रहे थे कि सबसे पहले तो हमने ट्रंप की ईरान की बात की और हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। फिर उसने कहा कि लेकिन ये सिर्फ लिबिया वाली अग्रीमेंट होगी कि अमेरिका वहां जाए और इनकी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल करके वापस ले जाए। अच्छा। इसके अलावा मुझे कोई चीज, दिस इज नॉट IAEA, दिस इज नॉट IAEA कि एक मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत अमेरिका जाए, आपका हर पेच वेच निकाल के ना सेंट्रीफ्यूजेस का वहां से ले जाए, इसके अलावा हमें कोई चीज कबूल नहीं होगी। जहां तक प्रैग्मेटिज्म की बात है, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन आई एम श्योर कि ईरान में यह भी सोच होगी कि जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में इस खित्ते में, तो अब तो लाजिम है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो अगेन अब ईरान इज वीकेंड, और वो अपनी जो है वो उससे बात कर रहा है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कि मैंने पूरे रीजन में आपको हर जगह हम कोई पूछने वाला नहीं है, सो नाउ यू बेटर। या आई मीन देखो, अब लिबिया का मिसाल आपके सामने है ना, यूक्रेन की मिसाल, लिबिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल कर दिया। क्या हुआ गद्दाफी का, और क्या हुआ इस वक्त लिबिया का हाल आप देखें, जो एक वक्त पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे अफ्रीका में था, और इस वक्त वहां पर लोगों को माल मवेश की तरह बेचा जा रहा है। सो एनीवे, हफ्ते के रोज मुज़ाकरात होंगे, एटलीस्ट इम्कान ये है, तो उस वक्त भी हम देखेंगे कि क्या होगा। जहां तक ट्रंप की बात है ना, तो अगेन है तो क्रेजी, लेट्स बी रियल, क्योंकि पिछले रोज इन्होंने एक वीडियो अपलोड की अपने ही ट्रूथ सोशल पे और फिर ट्विटर पर भी, जिसमें वो एक हुसी वहां पर कभी एक गैदरिंग हो रही है, अगर इसको हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें, नीचे वाली जो वीडियो है, और फिर उस पर बॉम्बिंग होती है, और वो कहते हैं कि these oops, there will be no attacks by these Houthis। बाद में पता लगा
कि ये जो गैदरिंग थी उसका कहना था कि ये उनकी अस्करी की आदत मिल रही है। मतलब कि जब आपको पता है कि आप पर बॉम्बिंग हो रही है, आप खुले मैदान में मिलेंगे एक सर्कल के अंदर, और फिर उसके बाद ये तस्वीरें अपलोड हुई जिसमें ये वाज़ेह है कि ये कोई अस्करी मीटिंग नहीं थी, ये वहां की एक कबायली महफिल थी। तो दिस इज ट्रंप के एक मतलब साइकोपैथिक टीनेजर की तरह लोगों को उड़ाकर पोस्ट कर रहे हैं। एक जमाना था जब ये वीडियोस आपको विकीलीक्स के जरिए मिलती थी, अब अमेरिकन सदर खुद पोस्ट कर रहा है कि सर ये देखिए मेरा वॉर क्राइम। बहरहाल नेतन्याहू व्हाइट हाउस के अंदर थे और प्रोटेस्टर्स व्हाइट हाउस के बाहर थे। कल पूरी दुनिया में बल्कि इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे हुए हैं। ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का, जिसको मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया था। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में रॉटरडैम में कई और शहरों में वहाँ पर भी मुजाहरे हुए हैं, और शायद सबसे बड़े मुजाहरे हुए हैं मिस्र में। रफा बॉर्डर के करीब यहाँ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं, और एक तो उन्होंने फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल करने के ख़िलाफ़ अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड की है, और ये भी उन्होंने डिमांड की है कि आप रफ़ा के बॉर्डर को खोलें ताकि हम, और कुछ नहीं तो हम वहाँ पर इमदाद पहुँचा सकें। अच्छा, वेस्ट में कुछ लोग हैं जो अपनी रोज़ी रोटी पर लात मार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक खातून है, सॉरी मेरे पास इधर पड़ी हुई है, हाँ, एक दो इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट की। इब्तिसाल अबसूद और वनिया अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट की 5th एनिवर्सरी में ये था, और वहाँ पर ये दोनों खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी आप इजराइल की मदद कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के कत्ले आम में, क्योंकि जितनी भी वो टेक्नोलॉजी और AI इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका बेसिक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का ही है जी। तो इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और जो भी हमने देखा इतने सारे गजा के जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें कोई मैं देख रहा था हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के वीजे कैंसिल करके, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पाकिस्तानी भी हैं उसमें। जी जी बिल्कुल, आप निकल जाए मेरे बिल्कुल बिल्कुल। ये टेस्ट केस होते हैं कि अगर आप इस पे कुछ नहीं कहेंगे ना तो अगली दफा हम आपका भी वीजा कैंसिल कर देंगे। हमने ये स्टोरी कई बार देखी है इसी मुल्क में, अब अमेरिकन शायद पहली बार इसे देख रहे हैं। अच्छा, मुजाहरे इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि इजराइल की बर्बरियत भी नहीं रुक रही। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो सुबह से लेके इस वक्त तक 70 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है। उनमें एक ये छोटी सी लड़की थी, ये जो ये छोटी सी लड़की थी जो जिसका कसूर ये था कि वो अपने घर से बाहर निकली खुराक की तलाश में, वहाँ पर इन पर बमबारी हो गई। कुछ और लोग लकड़ी की तलाश में थे कि इसको जलाकर हम शायद कुछ इसको खाना पका सके, उनको भी कत्ल किया। और ये जो पहले जो वीडियो चल रही थी जिसमें आग लगी हुई थी, ये है फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद मंसूर की वीडियो जो कुछ और सहाफ़ियों के साथ अपने खैमों में थे और इजराइल ने उसके ऊपर इंसेंडियरी वेपन्स इस्तेमाल किया। आपको याद है कि पहले भी कई बार हमने इस तरह के मनाजिर देखे हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में जितने सहाफ़ी मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, पूरे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम को भी आप जोड़ दें तो इतने नहीं मारे गए। इनके हाथों में बंदूक नहीं होती, इनके हाथों में माइक और कैमरे होते हैं, लेकिन शायद ये इजराइल के लिए ज़्यादा बड़ा एक ख़तरा है। एक वक्फा लेते हैं और हमारी गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। अच्छा, अब इजराइल सहाफ़ियों को तो निशाना बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल और रेस्क्यू प्रोफेशनल्स को भी निशाना बनाता है। बिलखसूस रेड क्रेसेंट, फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट के वर्कर्स को आपको याद होगा कि हिंद रजब को जब कत्ल किया गया था तो 2 एम्बुलेंसेज भेजी गई थी उनको बचाने के लिए, और उन दोनों एम्बुलेंसेज पर इजराइल ने फायरिंग की थी। अब एक और वॉर क्राइम मंजर आम पर आया है और उसमें हमें पता लगा है कि 15 रेड क्रेसेंट के वर्कर्स जो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में लोगों को बचाने जा रहे थे रफा के इलाके में, उनको वहाँ पर रोका गया, उनको गाड़ियों से निकाला गया, उनके हाथ बांधे गए और उनके सर और सीनों पर गोलियां चलाई गई। ना सिर्फ ये बल्कि फिर उनको छुपाने की कोशिश की गई कि उनको और उनके एम्बुलेंसेस को बुलडोजर के जरिए वहां पर दफनाया गया। हस्बे मामूल इजराइल ने कहा कि नहीं, असल में ये अपनी लाइटें बंद करके तेज रफ्तार में हमारी तरफ आ रहे थे, हमने सोचा कि दहशतगर्द है और हमने फायरिंग कर दी। लेकिन फिर ये जो वीडियो सामने आया है इसमें एक बार फिर जाहिर होता है कि इजराइल झूठ बोल रहा है, इस हद तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये लिखा हुआ है कि इस वीडियो से ऐसे लगता है कि शायद इजराइल ने गलती से गलत बयानी कर दी थी इस मामले की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट इसकी जो सबसे हार्ड कवरेज थी ना, वो पता है किस पे थी? फॉक्स न्यूज पर।
ये आपकी एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए। इसके साथ साथ एक ऑडियो क्लिप भी मंजर आम पर आई है और ये है रिफत रिजवान की, और ये इनके मौत के कुछ लम्हों पहले की ही वीडियो है। पीछे फुटेज में आपको गोलियों की आवाज़ भी आएगी और वो इसमें अपनी वालदा से माफ़ी मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और वालदा से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं इस शोबे में इसलिए आया था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। सुनिए। يما سامحيني يما، هذه هي الطريقة اللي اخترتها يما، إني أساعد الناس. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر. जब से ये जंग शुरू हुई है तो फ़लस्तीनी हमें बताते हैं कि नए हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, मार्केट किए जा रहे हैं गज़ा में। और जो लेटेस्ट एक वीडियो हमने देखने को मिली है बदकिस्मती से, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर वो वीडियो हम चलाएं तो इसमें आप ये देख रहे हैं, ये जो आसमान में चीज़ें उड़ती हुई जा रही हैं, ये मलबा नहीं है, ये इंसान है। और अगर आप इजरायली वेबसाइट्स पर जाएं तो उन्होंने इसी मंजर को कई एंगल से पेश किया है कि ये देखकर आपको लुत्फ होगा कि हम अपने दुश्मनों के साथ क्या करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। अब मैं इस तरह के आपको कई सौ वीडियोस दिखा सकता हूं, कई सौ वीडियोस दिखाए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लड़की का एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं जिसकी इसी बमबारी में शायद उनके जो दो सबसे करीबी दोस्त हैं वो शहीद हो गए और वो उनकी ही जो गुड़ियां हैं उनको अपनी गोद में लेके हमें एक पैगाम दे रही हैं। الله يرحمهم بدل ما يروح على المدارس راح على القبر. الله يرحمهم، حسبي الله فيهم يرجعون ان شاء الله هيك يزيدهم ذنوب. هيدا كنت تلعبي معاهم انت؟ كنت اجي عليهم. حرام، في دم هنا كتير. طب خلاص ما الله يجيبهم. حول الله فيهم. الحرب علمتنا كل اشي. علمتنا كل اشي الحرب. ايش علمتك؟ علمتنا كل اشي الحرب. علمتنا الحرب كل اشي. كنت اصوم وانا في الحرب. الله يرحمني. ईद के रोज़ जब हम ज़ाहिर है अपने घर वालों से मिल रहे थे, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे थे, ईद के रोज़ भी इज़राइल का कत्लेआम जारी रहा। यह एक तस्वीर देखी है जिसमें एक शख्स है, मतलब मर्द है, उनके हाथ में ईदी के पैसे हैं और उनके साथ वो लड़की है जिसको उन्होंने ईदी देनी थी। तो ना ईदी देने वाला बचा, ना ईदी लेने वाले। कुछ और वीडियोस हैं, कुछ और तस्वीर हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इन छोटी लड़कियों ने जेवर पहने हुए हैं, ईद के नए कपड़े पहने हुए हैं, इनको भी कत्ल कर दिया गया। और जैसे आपको पता है कि तकरीबन तमाम जो मसाजिद हैं गज़ा में उनको तबाह किया गया है, मिसमार किया गया है। एक शायद बची हुई थी और उसका भी मीनार यहाँ पर गिरा दिया है और उसमें इजरायली जो इसमें फ़ौजियों की जो ऑडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि ये देखें हमने इस्लाम का नामो निशान यहाँ से ख़त्म कर दिया है। और इसी दौरान क्योंकि हम ईद की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर ईद से पहले माह रमज़ान था और उस माह रमज़ान में मुत्तहिदा अरब इमारत की जो एम्बेसी है टेल अवीव में, उन्होंने एक बहुत बड़ी रमज़ान मजलिस अरेंज की और उसमें एक बहुत आलीशान इफ्तार की अरेंजमेंट की जिसमें जाहिर है कि इजराइलियों को भी बुलाया गया। तो एक जानिब ये है और दूसरी जानिब है कतर, वो मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, वो फ़लस्तीनी जिनके पास खुद खाना नहीं है लेकिन ये जो बिल्लियाँ जो वहाँ पर घूम रही होती थी, जो चंद निवाले इनको नसीब होते हैं, वो भी इन जानवरों को खिला देते हैं। और जैसे अभी वसत आप जिक्र करने ही वाले थे, इसके साथ साथ अभी हमें ये भी पता लगा है कि यूनान में UAE जाहिर है, बहरीन जाहिर है, और हैरानकुन बात यह है कि कतर
की भी फौजी मशकें या एयर एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एयर एक्सरसाइजेस हो रही हैं इजराइल के साथ। अच्छा, इजरायली मीडिया खुद हैरान है कि इस बात को इतना पब्लिक कैसे किया है। अच्छा, अब यूएई तो और बहरीन तो हमें पता है कि एब्राहम अकॉर्ड्स का भी हिस्सा है और उन्होंने तो इजराइल को तस्लीम भी किया हुआ है, उनकी मदद भी करते हैं। कतर का इसमें होना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमारे लिए हैरानकुन है, क्योंकि वो उधर बहुत हिमायत करते रहे हैं फलस्तीनियों की। नहीं, हैरानकुन इसलिए नहीं है कि नेतन्याहू के जो 2 मुशीर हैं सर, आजकल शिन बैत जो है उनकी एफआई है, वो यही कर रही है छानबीन के इन्होंने कतर से कोई रकम पकड़ी थी लॉबिंग के चक्कर में, जो नेतन्याहू के 2 करीबी मुशीर हैं। इसको कहा जा रहा है कतर गेट। तो एक जानिब ये है पावर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स चल रही है, और दूसरी जानिब मैं आप सिर्फ एक आखिरी शख्स से आपको का तारुफ कराना चाह रहा हूँ। ये है अब्दुल रहमान अबू हदा, अगर इनकी तस्वीर हम चला दें। और अभी इनके बारे में मैंने ये कहानी पढ़ी है कि पिछले कई माह से ये एक मलबे का ढेर है, एक हिल है रेत की, और अपने हाथों से या कभी किसी लोहे के टुकड़े से उसको खोद रहे होते हैं। जब उनको एक किसी इंसान का पुर्जा मिलता है या कोई हड्डी मिलती है तो बड़े एहतराम से उसको उठाकर एक कब्र में दफन कर देते हैं। उससे पूछा गया कि क्यों, उसने कहा कि यार मेरे 9 ख़ानदान के 9 फ़र्द थे, मेरे वालिदैन, मेरे 6 भाई बहन, और वो सब इस मलबे के ढेर के में दफन हुए हैं। तो जब भी मुझे उनका कोई एक चीज़ मिलती है तो मैं जोड़कर उनको दफना देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।